और वैसे देखा जाए कि हर चीज़ की एक उम्र होती. डू यू नो दैट एट वन टाइम द गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट एज ऑफ 14, 15, 16, राइट? अभी सरकार कहती है इलीगल है, इट्स अ चाइल्ड मैरिज, इट इज़ नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड, आफ्टर 18 करनी चाहिए, बिकॉज हर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम प्रेग्नेंट और टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, राइट? तो कहते नहीं 18 के बाद करो, लेकिन वो बहुत पहले कर देते थे. उसका कारण था, एक कारण ये था कि दैट इज द एज व्हेन सेक्सुअली अराउजल्स आर गोइंग टू बी देयर. तो हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको ये लगता था कि लड़का अगर 25 तक आ गया और लड़की अगर 23 तक आ गए, 22 तक आ जाए, तब करना चाहिए. जो समझदार लोग होते थे वो इस उम्र में करते थे. राम जी की शादी 25 के बाद हुई है, आफ्टर द गुरुकुल. 25 में पूरा होता था, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई है. लेकिन गांव में, देहात में वो छोटे से छोटी उम्र में शादी कर देते. क्यों? बोले शादी नहीं करेंगे, इसके ऊपर पहरेदारी कौन करे, अब शादी कर दो, अब ये जाने, इसका घर वाला जाने और इसके ससुराल वाले जाने. फिर क्या ये सही होगा उस लड़की के लिए? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि जिंदगी सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तो नहीं है. एजुकेशन इज अ मस्ट, राइट? क्योंकि ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी, अपने पैर पे खड़ा आप कर देती है, आपको समझ, ज्ञान देती है, आपको नॉलेज देती है, हाँ, आपको सक्षम बनाती है. एक पतिदेव सुबह सुबह पत्नी को कहते चाय पिला. पत्नी कहती आपे बना ले, मेरे से नहीं बनती. वो कह रहे वैसे राजा दशरथ भी क्या थे, 3 बीवियां, आहा, एक नहीं तो दूजी, दूजी नहीं तो तीजी, 3. क्या किस्मत थी दशरथ की. पत्नी बोली हाँ, द्रौपदी के भी 5 पति थे, क्या किस्मत थी उसकी. सो जीवन में हमको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है. अगर हम मन से मजबूत नहीं हैं तो हम अपने आप को बहुत सी तकलीफ़ों में डालते रह सकते हैं, और तकलीफ आएगी तो रोना आएगा ही, नहीं? वो एक सास अपनी बहू को कहती आटा गूंदो, वो कहती हाँ माँ जी आटा गूंदती हूँ. जब वो लगी आटा गूंदने, और वो ऐसे मुक्की से, हाथ से ऐसे दबावे जब आटे को, मुक्की देवे, तो सास कहती ए लड़की हिल मत, आटा गूंद. अरे बिना हिले आटा कैसे गूंद सकता है? हाथ चलेगा, पीठ चलेगी तो हिलना तो होगा. अब आटा भी गूंदो और हिलो भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. तो यही बात को मैं फिट यहाँ करती हूँ. आपका मन कमजोर रहेगा तो आपको रोना ही पड़ेगा. आप रोना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर मन को मजबूत बनाओ. और मन को मजबूत बनाने के विषय में साक्षी अग्रवाल, what exactly is meditation and what is the right way to do it? Meditation is like a fruit of the tree named yoga. And yoga means what I would like to take you, all of you, in an easy way through this presentation so that you can all understand what yoga is. Okay. योग को पतंजल योग सूत्र में व्याख्या दी है. द फर्स्ट द श्लोक विच कम्स इज योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः. चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग होता है. चित्त माने सबकॉन्शियस, वृत्ति माने मॉडिफिकेशन. The modifications of the subconscious mind when get stopped is called yoga. So this is what yoga is. But to reach this point,
वेयर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। मैं और आसान करती हूँ, मन में जो बहुत सारे विचार उठते रहते हैं ना, यादें आती हैं, इच्छाएं आती हैं, ये करो वो करो, ऐसे ख्याल आते हैं, जिस स्थिति में ये सब ख्याल रुक जाते हैं, मन ठहर जाता है, चित्त मैंने आपका अवचेतन मन भी टिक जाता है, उस स्थिति को योग कहते। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 8 सीढ़ियां हैं। देयर आर 8 लिम्स ऑफ योग। द फर्स्ट इज यम, सेकंड इज नियम, थर्ड इज आसन, फोर्थ इज प्राणायाम, 5 इज प्रत्याहार, 6 इज धारणा, 7 इज ध्यान, 8 इज समाधि. So the meditation word comes at the stage number 7, dhyana. Dhyana is 7 number. Now to reach to this 7 number stage, you have to go through the other 6 limbs. ये सीढ़ी हो, उसमें 8 पाए हों, आप पहले पाए पे गए बगैर 8वें पे तो नहीं जा सकते ना. तो पहले पे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं जो स्थिति है उसको ध्यान बोलते हैं. तो पहली क्या है? यम. पहली क्या है? अब यम को हम अगर समझें तो यम के अंदर 5 गुण हैं. 5 things together becomes yam. The first is satya. First is, can you remember that? Satya. What does Satya mean? Being truthful in your speech and action and thoughts, and to always conduct truthfully. Truthfully. It is like a moral conduct which you consider for yourself when you are dealing with others. अगर आप झूठे हो तो झूठ बोलते रहोगे, और झूठ बोलने वाले योगी नहीं हो सकते. हो सकते क्या? नहीं हो सकते. दूसरा है अहिंसा, नॉन वायलेंस. व्हेन वी से नॉन वायलेंस, then it means by in speech, in action, in thoughts, and also on to yourself. किसी को गाली न देना, किसी को घूंसे लाते जूते नहीं मारना. हाँ, और तो और घूंसे लाते नहीं मारे, पर मन में मार दिया किसी को. आया गुस्सा, मर जाए, मन में ख्याल आया, ये आप बहुत वायलेंट हो गए. जब हम कहते हैं नॉन वायलेंस, तो उसका मतलब मन के विचारों में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, और अपने ऊपर भी नहीं. मैं तो बड़ी बुरी हूं, मर ही जाऊं मैं तो अच्छा है, नो, मैं अच्छी नहीं हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है. ये सुइसाइड करने वाले यहीं से तो चालू होते हैं कि महीनों तक मन में ये विचार आता रहता है, और फिर एक दिन वो कुछ हरकत कर जाते हैं. और कभी कभी इंस्टेंटली ऐसा आ जाता है, एक विचार आया बस मन में कि जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है. You cannot be violent to others, and you cannot be violent on yourself. That is called ahimsa. That is called. So यम के पहला भाग है सत्य, दूसरा भाग है अहिंसा, और तीसरा आता है अस्तेय. अस्तेय मीने where you practicing honesty, non-stealing, and not taking that which does not belong to you. चोरी करना, अचौर्य, चोरी ना करना, ईमानदारी के साथ जीना, ईमानदारी के साथ, बेईमानी नहीं करना. जो हम नहीं करते हैं उसके लिए झूठा दावा नहीं देना. हाँ, इसे कहते हैं आस्तेय. फिर अपरिग्रह, नॉट टू पोजेस बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, नॉट टू होल्ड थिंग्स, इमोशंस और फीलिंग्स. एक तो होते ना चीजें जोड़ते रहते. बचपन की 3rd स्टैंडर्ड की बुक आज भी रखी हुई, क्यों? उसमें 10/10 मिले थे, बड़ी प्यारी लगती है, इमोशनल अटैचमेंट हो गई. एक 80 साल की बुढ़ी अम्मा अपना अलमारी खोल करके कपड़े वपड़े देख रही थी, और उसमें लाल गोटे वाला लहंगा, चमकदार गुलाबी साड़ी. बोले अम्मा जी ये किसका? बोले मेरा है. बोले तो अभी तक संभाल के रखा है. बोले मैं ब्याह के आई थी तो इसी जोड़े में आई थी, ऐसे कैसे किसको दे दूं? ये कलमुई को दे दूं मैं?
तो बेटी को दे दो। बोले नहीं, बेटी को कैसे दे दूं मैं, ये मेरी यादें बसी हुई हैं इसमें। ये क्या है? परिग्रह। ये क्या हुआ? परिग्रह। किसी ने आपको गाली दी, आप भूलते ही नहीं हो, ये भी परिग्रह। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, छोड़ूंगा तेरे को, ये जो बदले की भावना आती है। किसी से भी अगर एकांत में मैं बैठूं और कभी मौका मिल जाए तो लोग अपनी अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं। मेरे ये दुख हुआ, छोटे होते में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अरे भाई, जो हुआ वो हो चुका। एंड देयर इज नो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन इन योर लाइफ। लाइफ में नहीं है, पर आपके दिमाग में है। You can do control, alt and hide. We can hide our memories. How? By creating new good memories. Are you getting what I am saying? It's very important. We cannot delete our bad memories, but we can always create a pile of new good memories. अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी यादें, अच्छे अच्छे अनुभव, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कि जब तुम बस याद करो तो तुम्हें बस वही सब अच्छा याद आए। वो जो कुछ बुरा था, जो कुछ दुर्घटना हुई थी, और दुर्घटनाएं बहुत सारी होती हैं। When I listen, I am always listening to these sad stories of people. Oh my God, people go through so much of trouble. बहुत हमदर्दी आती है उन लोगों के साथ। कितना कुछ जीवन में भोगते हैं, कितना कुछ देखते हैं, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट। और जब वो अपनी कहानी कह लेते तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, जो होना था वो हो चुका। हाँ, अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी आप अपने पुराने जख्मों को कुरेद रहे हो। कुरेदने से जख्म ठीक होंगे कि और खराब? तो जख्म हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है? दवाई लगाई, कॉटन रखी, पट्टी बांधी, सो दैट ना मक्खी बैठे और ना आप अपनी उंगली से उसको कुरेदो। अब बंद रहेगा तो हफ्ते में, 10 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा। और ये हड्डी जुड़ जाती 3 हफ्ते में, तो जो ऊपर चोट लगी हो तो 2 हफ्ते में ठीक हो ही जाएगी। लेकिन अगर खुला रखें और बार बार अपने जख्म में उंगली चलाते रहें, वी विल क्रिएट मोर इन्फेक्शन, वी कैन क्रिएट मोर ट्रबल। तो जैसे फिजिकल चोट लग जाए तो वी पुट अ बैंडेड और वी पुट अ बैंडेज विद एन ऑइंटमेंट एंड जस्ट लीव इट टू हील एंड इट गेट्स हील्ड। ऐसे ही जिंदगी में जो खराब एक्सपीरियंस आपके आते हैं, उन खराब एक्सपीरियंसेस को बार बार याद नहीं करना चाहिए। लीव इट एंड क्रिएट सम गुड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। गॉट इट? तो मन में इमोशंस को भी पकड़ के रखना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, और चीज़ें भी उतनी रखनी चाहिए जितनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप 1000 रुपए की एक ड्रेस लेते हो, एक बार पार्टी में पहन के अब मैं दोबारा नहीं पहन सकती, उसको फेंक देते हो, आप भूल जाते हो कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ की लगभग 60% जनसंख्या गरीबी में जी रही है। So you should be thankful for what you have. And I believe there are some NGOs who are doing this, that they will collect your old clothes and distribute it to those who really need it. पर ड्रेसेस के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती, उसको भी नहीं छोड़ते। लेकिन जो योग में जाना चाह रहा है, योग की पहली सीढ़ी क्या है? यम। अब परिग्रह के बाद आता है ब्रह्मचर्य। एट फिजिकल लेवल इट मीन्स सेलिबेसी, बट इट इन द डीपर मीनिंग इट मीन्स टू हैव अ यूनियन विद ब्रह्म। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमारे ऋषि ये बात समझते थे, इसीलिए वो एक पत्नी व्रत और समय से पहले वो भोग में नहीं जाते थे।
समय आने पर, विवाह होने पर वो इस संबंध को तब बनाते थे जब उसकी आवश्यकता होती थी, ये उनकी भूख नहीं होती थी। एक बड़ा लंबा चौड़ा विषय है ये, इसको किसी और समय के लिए रखते हैं। फिर आते हैं नियम, और 5 ही नियम है। उसमें पहला है शौच। क्या है? शौच। शौच माने क्लेanलीनेस, इन बॉडी, इन माइंड, इन इंटेलेक्ट, तीनों जगह में क्लेanलीनेस, प्योरिटी। दूसरा संतोष। अब देखिए, यम थे दूसरों के साथ जब आप व्यवहार करेंगे, और नियम है जो आप अपने लिए कोड बनाते हैं कि मैं ये करूँगा। क्या है? संतोष, कंटेंटमेंट, बीइंग इन अ choiceless acceptance. Whatever is happening in one's life, there are certain things you can't do anything about it. What can you do? So you accept it with the dignity. And third is tapa. Tapa means austerity. Refers to austerity to bear anything and everything that comes across on the spiritual path and complete dedication to the spiritual practice. ये तपस्या होती। सुबह रोज उठना भी एक तपस्या है। हाँ, रोज आसन करना भी एक तपस्या है। हमारे इधर आश्रम में जो रहते हैं ये सब, कभी कभी ये लोग बड़े आलसी हो जाते हैं और नहीं उठना पड़े तो वो एक बात बोलते हैं, जो बुखार सा लग रहा है। तो हमारे यहाँ सब बड़े उस्ताद है, कहते चलो आओ, जो थर्मामीटर लगाते हो, होता तो है नहीं। तो फिर बुखार का बहाना छोड़ दिया। फिर बोले पेट में दर्द हो रही है। क्यों? बोले जी से कच्चा हो रहा। चलो आओ, उठो, कुंजल करो। हाँ, कुंजल करो। नहीं अभी ठीक ही लग रहा है, चलो आ जाओ फिर आसन करते। तो बेईमान है, बेईमानी हो जाती है, आलस्य आ जाता है, तो लगता है मत करो। तो आसन करना भी एक तपस्या है, ये भी एक तपस्या है। और फिर आता है चौथा, वो है स्वाध्याय। इन्वॉल्व सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग अबाउट वन सेल्फ। ये आ गया स्वाध्याय। और 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट है ईश्वर प्रणिधान, मीनिंग टू डिजॉल्व वन सेल्फ एंड सरेंडर कंप्लीटली ऑन द विल ऑफ द ऑलमाइटी। ईश्वर प्रणिधान। हम रोज सुबह उठे, हम रोज आसन करें, हम पढ़ाई भी करते, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, बट हम करके हम अहंकारी हो जाएंगे। इसलिए इस हम को निकाल के हम करते तुम, सब तू, सब तेरी कृपा है। इसे कहते ईश्वर प्रणिधान। अब ये यम और नियम का जो पालन करेगा वह व्यक्ति आसन करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और वो जब आसनों का अभ्यास करेगा तो उसको बहुत अच्छी एक्सपीरियंसेस और लॉट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड लॉट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द माइंड एंड हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, दिस ऑल कम्स टू द पर्सन नेचुरली। यम नियम का पालन करते हुए फिर पहुंचता है आसन में। आसन का मतलब क्या है? इट्स अ परफेक्ट साइंस ऑफ राइट पोज, राइट पॉइज, right breathing, right contouring, right alignment, and understanding your body in depth. Right angle. एक हमारे आसन है जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। तो जब वो त्रिकोण आसन करते हैं तो शरीर सच में ट्रायंगल लगता है। But when you go into this त्रिकोण आसन, it works on your intestine, on your pancreas, on your gallbladder, on your very vital and important organ, and that is stomach. It works on your butt, on your quadriceps. It works on your shins. It works on your knee. It works on your hip joint. It works on your ankle, on your heel, on your feet, and all the area gets strengthened. If you have constipation, तो त्रिकोण आसन का अभ्यास करिए आप अच्छे से, सही तरीके से। स्पाइनल ट्विस्ट है ये। आपकी टांगें मजबूत, आपके हिप जॉइंट मजबूत, आपका घुटना मजबूत, और फिर इस मजबूत शरीर के साथ बैठोगे अभ्यास करने के लिए प्राणायाम का, तो पैर सोएगा नहीं। लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी आता है,
और एक सबसे ज़्यादा बड़ी जो तकलीफ आ रही है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ गर्ल्स हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और हैव नॉट, एंड दैट इज PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट हो जाते हैं, और उससे हार्मोनल साइकिल खराब होने लगता है, फिर उससे पीरियड का साइकिल खराब होने लगता है, फिर उससे इमोशंस खराब होने लगते हैं, फिर उसका रिजल्ट से वो लड़की इरिटेटेड, डिप्लीटेड, अनीमिया, पढ़ने में दिल नहीं, थकान, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पीरियड के समय और ज़्यादा दर्द, फंक्शनिंग नॉर्मल करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए आ जाओ कहाँ? योगासन में। पाद अंगुष्ठासन, बद्ध कोण आसन, उपविष्ट आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, ये 5 आसन करे, रोज करे, और साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम करे, हार्मोनल साइकिल एकदम सही, PCOD गॉन। और थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो तो आई विल सजेस्ट सम होम्योपैथिक और द आयुर्वेदिक मेडिसिन टू गो विद इट। नो इशू, इट कैन बी डेल्ट वेरी वेल विद दिस। रेगुलर प्रैक्टिस जब आप आसन की करते हैं तो आपका पोस्चर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पुरानी कहावत है, जिनकी रीढ़ मजबूत होती है उनकी जवानी मजबूत होती है, जिनकी रीढ़ मजबूत नहीं है उनकी जवानी जल्दी ढल जाती। वो याद है तुमको, एडवर्टीजमेंट आती थी 60 साल के बूढ़े के 60 साल के जवान। ये बिल्कुल सही है। क्या हम स्वामी बुआ जी की तस्वीर देख सकते हैं? प्लीज़ स्क्रीन पे दीजिएगा मुझे। मैंने ये आपको प्रॉमिस किया था ना कि आपको हम दिखाएंगे। एज 125, हाउ मच? He met Subhash Chandra Bose, to Hitler, to Mussolini. He taught Shah of Iran, Muhammad Ali, Michael Jackson. And all these people used to flock to him in his apartment in Manhattan, New York. A master who could blow shankh, conch, for how long? 1 hour? 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours. And he always used to say, you tell me for how many hours, I'll play that many hours. In which age? How much strength he would be having in that age? How strong his lungs must be. Can you imagine? No chashma, no hearing aid, nothing. And his voice like a lion. But a great man. Can you see the picture, please? Yeah, that's Swami Buaji. This is the photo which was clicked when I went to see him in Bangalore, when he came to India for, after I think so 45 years or so. He left India and then he never came back. And then he said, Amma, he used to call me Amma. He said, Amma, I want to see your ashram. So he came here. His people brought him directly to Bangalore first. And then I went to see him, तो वहाँ पर ये फोटो लिया। What made him to live this long? Yogasana. He went to school for until 6th standard or so. But you know what was his favorite game? His favorite game was, if somebody comes and says, I'm a doctor, oh, okay, come here. How does eye function? तो वो कहेगा, there is an optical nerve, there is a retina, there is this and there is that, and the brain sees that. But my question is, how does it work? I am not asking you to tell me the anatomy and give me the names of the nerves or the organ, but I am asking you, how does it work? And they would say, I don't know. Then what kind of doctor you are?
एक उनका खास बहुत फेवरेट आसन था, जिस आसन की डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने अमेरिका के एक टीवी स्टेशन में भी दी थी। वो रिकॉर्डिंग आपको मे बी नेट पे कहीं मिल जाए तो आई कांट से, जिसमें 2 men दे स्टूड ऑन हिज हैंड्स। उन्होंने पद्मासन लगाया, लोटस, जमीन में बैठे, हाथ ऐसे रखे। एक आदमी इधर जूता निकाल के अपना पूरा पैर उनके हाथ पे रखे, एक इधर रखे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो इसी में उलट के वापिस, पद्मासन नहीं खुला उनका, इसी में। अब ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इट्स लाइक अ बॉल एंड अ सॉकेट, तो वो पूरी बॉल सॉकेट के अंदर घुमा दी, एंड ही वुड गो लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ही इज टेकिंग दिस टर्न्स। नो डॉक्टर कुड अंडरस्टैंड हाउ कैन अ मैन डू दिस, हाउ कैन अ पर्सन डू दिस। स्कूल नहीं गए, कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन शरीर को इतने अच्छी तरह से जानते हैं, इतने अच्छे तरह से पहचानते हैं। क्यों? उनका योग अभ्यास।